वेलकम दोस्तों, हमारी YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ नॉर सेट का प्रैक्टिस टेस्ट। इसके अंदर आपको 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। और अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उसका मतलब है आपका 0.25% मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये टेस्ट है। टेस्ट देने से पहले वही अपना जो पहले वाला फंडा है, आपको एक पेपर लेना है और उस पर 1 2 से 20 तक आपको नंबर डाल देना है। फिर जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ता जाऊं और आप अपना आंसर को सेलेक्ट करना है। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको करेक्ट का निशान लगाना है और रॉन्ग है तो रॉन्ग का निशान लगाना है। और लास्ट में सारे क्वेश्चंस के आंसर को जोड़ के और आपको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना है। दोस्तों इससे क्या होगा, आपकी एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस बनेगी, यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एग्ज़ाम में देने से पहले ये सिर्फ 20 क्वेश्चंस का है। तो आप इसके पहले मैंने भी टेस्ट डाले हैं। उन टेस्ट में मैंने आपको एक क्राइटेरिया दिया था कि 70 मार्क्स आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन इसके अंदर मैं ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग जब आपका यानी कि टेस्ट ख़त्म हो जाता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर आपके नंबर ज़रूर डालिएगा, तो आप और दूसरे लोगों से कितने बेहतर हैं ये भी आपको पता लगेगा। और कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से आपके नंबर डालिएगा कि आपको जितने नंबर आए उतने ही आपके कमेंट बॉक्स में डालिएगा, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर 47,000 सब्सक्राइबर हैं। कितने? 47,000 सब्सक्राइबर हैं। और एम्स दिल्ली के एग्ज़ाम में लगभग इतने ही एप्लीकेंट या इससे डबल एप्लीकेंट बैठते हैं। अगर आपके रैंक यहाँ पर अच्छी आती है तो इसका मतलब आपका मतलब है कि यानी कि आपका सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों चलते हैं अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ। नॉर सेट इंपॉर्टेंट टारगेट एम्स। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। अब स्टार्ट हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स। पल्स डिफिसिट, पल्स प्रेशर, प्रेशर डिफिसिट, हाइपरटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर पल्स डिफिसिट। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है एपिकल और रेडियल पल्स के अंदर जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे अपन? उसे कहेंगे अपन पल्स डिफिसिट। एपिकल पल्स का मतलब यानी कि जो यहाँ पर हार्ट के यहाँ पर सुनते हैं वो एपिकल पल्स हो गई अपनी। और रेडियल पल्स यानी कि जो रेडियल आर्टरी होती है वहाँ पर, उन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस होता है तो उसे कहते हैं अपन पल्स डिफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। An increase rate and depth of respiration alternating with period of apnea. A. Stridor, hyperapnea, Kaim-Stokes respiration, wheezing। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है वो है काइम-स्टोक्स रेस्पिरेशन। यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा है? एन इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन अल्टरनेटिंग विद पीरियड ऑफ एपनिया। यानी कि जैसे मैं आपको इमेज, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो इंक्रीज हो रही किसकी, एक तो रेट क्या हो रही है, रेट इंक्रीज हो रही है। दूसरी क्या हो रही है, और डेप्थ यानी कि उसकी डेप्थ भी इंक्रीज हो रही है। जैसे कि अपन इमेज में यहाँ पर बना के मैं आपको ऐसे दिखाऊं, जैसे कि ये तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो रही, लेकिन ये इसकी डेप्थ भी इंक्रीज हो रही। पीरियड ऑफ एपनिया, ऐसे पीरियड ऑफ एपनिया यानी कि ये एक तरह से मैं आपको समझाने के लिए, यहाँ पे जैसे रेट इंक्रीज हो रही और ये इसकी डेप्थ भी बढ़ जा रही है और इस पीरियड में इसने सांस नहीं लिया। तो ऐसे रेस्पिरेशन को कहते हैं अपन काइम-स्टोक्स रेस्पिरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। वाटर हैमर पल्स इज सीन इन एओर्टिक रिगर्जिटेशन, डिजिटलिस टॉक्सिसिटी, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, हार्ट ब्लॉक। तो वाटर हैमर पल्स किसमें दिखाई देती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर टाइम लगे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एओर्टिक रिगर्जिटेशन। वाटर हैमर जो पल्स होती है वो किसमें सीन दिखाई देती है? एओर्टिक रिगर्जिटेशन में के अंदर दिखाई देती है। कौन? वाटर हैमर पल्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? आर्च ऑफ एओर्टा है, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आर्च ऑफ एओर्टा है, ठीक। तो जब इसमें ब्लड पुश होता है, ठीक है, ब्लड पुश होता है, लेकिन ये ब्लड वापस यहाँ पे जो एओर्टिक जो वाल्व होते हैं उनकी प्रॉब्लम की वजह से वापस बैक फ्लो हो जाता है किसके अंदर? वेंट्रिकल्स के अंदर। तो इसे कहते हैं अपन एओर्टिक रिगर्जिटेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कार्डिनल साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट? एपनिया, साइनोसिस, एब्सेंस ऑफ कैरोटिड पल्स, डायलेटेड प्यूपिल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा साइनोसिस। यानी कि साइनोसिस क्या है? कार्डिनल साइन नहीं है, क्योंकि साइनोसिस यहां पर आपको सिर्फ ओनली बोला है इसने साइनोसिस। अब साइनोसिस किसी एक पार्ट में भी हो सकता है, बॉडी के किसी पार्ट में भी हो सकता है। तो ये कार्डियक अरेस्ट का कार्डिनल साइन नहीं है, ये रेस्पिरेटरी का या का साइन है। कौन? साइनोसिस। तो यहां पर बात करें अपन, करेक्ट इसका है वो है अपना कौन सा है यहां पर? साइनोसिस। हाइपर वेंटिलेशन एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, काइम स्ट्रोक रेस्पिरेशन, कुसुमुल ब्रीथिंग, बेटॉट्स रेस्पिरेशन, ऑर्थोपनिया। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। हाइपर वेंटिलेशन एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इसका कुसुमल ब्रीथिंग, ठीक है। बात करें अपन यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब क्या होता है? जब यानी कि बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं बॉडी के अंदर, उनका लेवल कम होने लगता है। बाइकार्बोनेट जो आयन होते हैं उनका लेवल क्या होने लगता है? कम होने लगता है, और H+ आयन का लेवल बढ़ने लगता है। तो उसे कहते हैं अपन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करती है बॉडी? अपन को इसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी क्या करती है? रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करती है, और एक तरह से लेबर्ड ब्रीथिंग, बिल्कुल एकदम से लेबर्ड ब्रीथिंग होती है, उसे कहते हैं अपन कोसुमल रेस्पिरेशन या कोसुमल ब्रीथिंग। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, लंबार पंचर CSF इज इंसर्टिंग इन निडिल बिटवीन, ठीक है, यहाँ पर ये निडिल है, निडिल बिटवीन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया लंबार पंचर के लिए किसके बीच में निडिल को इंसर्ट करते हैं? L2 L1, L2 L3, L3 L4, L5 L4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या होगा यहाँ पर? L3 L4। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। जब हम CSF को निकालते हैं, यानी कि CSF यानी कि लंबार पंचर करते हैं, तो अडल्ट के अंदर हम L3 L4 को यूज करते हैं। कई बार एग्जाम में L4 L5 भी करेक्ट माना जाता है, लेकिन बात करें अगर 80% करेक्ट मानते हैं तो L3 L4 को ही करेक्ट मानते हैं। क्यों मानते हैं?
क्योंकि जब आपको कोई भी नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप उसको अडल्ट पेशेंट ही मानोगे, ठीक है। पीडियाट्रिक के अंदर आता तो यहाँ पर L4 L5 आता है किसमें, पीडियाट्रिक में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा अपना वाला तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट प्रिफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन अडल्ट, वेंट्रोग्लूटियल, वेस्टस लेटरलिस, डेल्टोइड, डोर्सोग्लूटियल। तो मोस्ट प्रिफरेबल साइट कौन सी है अडल्ट के अंदर आईएम इंजेक्शन के लिए? क्वेश्चन बहुत सीधा है, बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम के अंदर छोटे क्वेश्चन ही गलत होते हैं। तो मोस्ट प्रिफरेबल साइट कौन सी है अडल्ट के अंदर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वेंट्रोग्लूटियल, ठीक है, वेंट्रोग्लूटियल, यानी कि ये करेक्ट आंसर होगा। जैसे अडल्ट्स का बटक्स है, ठीक है, तो उसमें जो हम जो यूज करते हैं वो कौन सा साइट यूज करते हैं? वेंट्रोग्लूटियल, यानी कि जो वेंट्रोग्लूटियल साइट है उसको यूज करते हैं आईएम इंजेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट disinfection of all contaminated and bodily discharge during the cause of disease, terminal disinfection, concurrent disinfection, complication, contamination। immediate disinfection of all contaminated and bodily discharge during the cause of disease उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना कनकरेंट डिसइंफेक्शन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अपना कनकरेंट डिसइंफेक्शन। क्यों है? यहां पे क्वेश्चन में पूछा है, देखो यहां पे क्वेश्चन पूछा है ड्यूरिंग कॉज ऑफ डिजीज। यहां पे बात करें अपन ड्यूरिंग कॉज ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं आफ्टर बॉडी डेथ तो यहाँ पर आता टर्मिनल डिसइंफेक्शन, और यहाँ बात करें अपन आफ्टर डेथ या आफ्टर डिस्चार्ज अगर डिसइंफेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आता टर्मिनल डिसइंफेक्शन। लेकिन हम बात करें ड्यूरिंग कॉज ऑफ डिजीज तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर होगा अपना कनकरेंट डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, recommended sequence for removing soiled PPE when the nurse prepared to leave the patient room। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है अभी एग्जाम में, क्योंकि अभी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि जब नर्स पेशेंट के रूम से आती है तो सॉइल्ड जो कंटामिनेटेड PPE है उसको किस स्टेप में रिमूव करेगी? गाउन, गोगल, मास्क, ग्लव्स एंड एग्जिट द रूम। ग्लास, वॉश हैंड, रिमूव गाउन, मास्क एंड गोगल, ग्लव्स, गोगल्स, गाउन्स, मास्क, वॉश हैंड्स। गोगल्स, मास्क, ग्लव्स, गाउन एंड वॉश हैंड, तो किसको रिमूव करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी कि ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्टेप में पीपीई को रिमूव किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है वो अपना ये है अपना ग्लव्स, गोगल, गाउन, मास्क एंड वॉश हैंड। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो ग्लव्स है उनको रिमूव करेंगे, इसके बाद में गोगल्स जो आपका गोगल है उसको रिमूव करोगे, इसके बाद गाउन को रिमूव करोगे, फिर मास्क को रिमूव करोगे और इसके बाद में फाइनली आप क्या कर लोगे? वॉश हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड एज, यानी कि जो लेटरल कर्वेचर है, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन
जो कर्वेचर है किसका, कर्वेचर है स्पाइन का, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। ये भी कई क्वेश्चंस में पूछा गया कई एग्जाम के अंदर। लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, काइपोसिस, ऑस्टियोमलेशिया। तो क्या कहते हैं उसे अपन, उसे कहते हैं अपन स्कोलियोसिस, ठीक है। यानी कि अगर स्पाइन का लेटरल कर्वेचर हो जाता है, जैसे कि ये लेटरल कर्वेचर हो गया स्पाइन का, ठीक है, ऐसे स्पाइन का अगर लेटरल कर्वेचर हो जाता है तो उसे कहते हैं अपन स्कोलियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म इज, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म, ग्रुप थेरेपी, डाइसल्फिराम थेरेपी, टोटल अब्स्टिनेंस, क्लोरप्रोमाजिन। तो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है एल्कोहलिज्म का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टोटल अब्स्टिनेंस। यानी कि टोटल अब्स्टिनेंस का मतलब है आपका सबसे मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है कौन, टोटल अब्स्टिनेंस, यानी कि बिल्कुल भी एल्कोहल को नहीं पीना, यही सबसे मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है किसका, एल्कोहलिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, द ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है। बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, जो बात कर रहे हैं वो यानी कि मदर से, जो मदर होती है, मदर से जो फीटस के अंदर, किसके अंदर, फीटस के अंदर किसको, ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए, HIV को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी ड्रग्स देते हैं। तो कौन सी ड्रग्स देते हैं, जिडोवुडिन, लेमिवुडिन, एंडेनाविर, नेविप्रामाइन, ठीक है। तो कौन सी ड्रग देते हैं इसके अंदर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपना क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर नेविरापाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ वन sacral ala of pelvis is called as rickety flat pelvis, necklace pelvis, robot pelvis, kyphotic pelvis। एब्सेंस ऑफ वन sacral ala यानी कि एक वो पेल्विस जिसके अंदर वन sacral ala एब्सेंट होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अपना क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर नेग्लेस पेल्विस। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा नेग्लेस पेल्विस। यानी कि जो पेल्विस होती है, पेल्विस के अंदर ऐसे पेल्विस होती है और पेल्विस के ऊपर यहाँ पर विंग्स ऑफ एला होता है, ठीक है, विंग्स ऑफ एला होता है और इधर से ये पेल्विस होती है, ठीक है। यहाँ पर कॉकिक्स होता है और यहाँ पर इधर सिम्पाइसिस प्यूबिस होता है, ठीक है। तो ये अगर एला यानी कि वन एला एब्सेंट है तो उसे क्या कहेंगे, यानी कि एक साइड का एब्सेंट है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अपन नेग्ले पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अपन, द टाइम पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ इन्फेक्शन इन ए होस्ट एंड मैक्सिमल इन्फेक्टिविटी ऑफ दैट द होस्ट इज द incubation period, serial interval, generation time, period of communicability, ठीक है, period of communicability। तो उस टाइम को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है वो है जनरेशन टाइम। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप क्वेश्चन में एक बार देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई इन्फेक्शन अगर किसी होस्ट को होता है या किसी को इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के जो लक्षण है, यानी कि जो उस इन्फेक्शन का है वो मैक्सिमम इन्फेक्शन होना, क्या मैक्सिमम इन्फेक्शन होना, उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब से एंट्री किया ऑर्गेनिज्म में और मैक्सिमम इन्फेक्शन करने के जो बीच का जो टाइम होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अपन जनरेशन टाइम। क्या कहते हैं उसे अपन जनरेशन टाइम। मैक्सिमम
यानी कि मैक्सिमम इन्फेक्शन ना हो सकेंगे अपन जनरेशन टाइम। अगर बात करें यहाँ पर इंक्यूबेशन टाइम की, तो इंक्यूबेशन का टाइम का मतलब तो आपको पता ही होगा, यानी कि जब फर्स्ट टाइम क्या है इन्फेक्शन गया और पहले सिम्टम्स, यानी कि जो पहले सिम्टम्स जो अराइज हुए पहले सिम्टम्स, तो उस टाइम के यानी कि जब से इनके इन्फेक्शन गया और फर्स्ट सिम्टम इनके सिम्टम्स अराइज हुए उसके बीच के ड्यूरेशन को कहते हैं अपन इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजल्स इन्फेक्टिव पीरियड इज, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 days before and 4 days after appearance of rash, 4 days before, 3 days after appearance of rash, 4 days before and 5 days after appearance of rash, 5 days before and 4 days after the appearance of rash। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन मीजल्स का मैक्सिमम इन्फेक्टिव पीरियड, ठीक है। मीजल्स का मैक्सिमम इन्फेक्टिव पीरियड कितना होता है, तो कितना होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना है 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैश। अगर किसी पेशेंट को अगर मीजल्स हुआ है, क्या हुआ है, मीजल्स हुआ है, तो वो कहाँ से रहेगा, 4 days बिफोर, ठीक है। जब रेशेस अपीयर हुए हैं बॉडी में उसके 4 दिन पहले से लेके और 5 दिन बाद तक, अगर रेशेस अपीयर हो गए उसके 5 दिन बाद तक रहेगा क्या है इन्फेक्टिव पीरियड किसका, मीजल्स का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा पार्ट एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटेनस, डीपीटी वैक्सीन, मीजल्स, मम्स, रूबेला, एमएमआर वैक्सीन, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन। तो कौन सा वैक्सीन एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या है, मीजल्स, मम्स, रूबेला, एमएमआर वैक्सीन। जो एमएमआर वैक्सीन है ये एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। इसको ये जो है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है लगाना है या नहीं लगवाना है। सिर्फ यहाँ पर जो है वो मीजल्स वैक्सीन्स एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का है। पोलियो वैक्सीन लगाया जाता है, मीजल्स 9 मंथ पे लगाया जाता है, पोलियो वैक्सीन दिया जाता है और डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है, जबकि एमएमआर वैक्सीन नहीं दिया जाता है, यानी कि ये एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट बात करें अपन कॉजेटिव गैस्ट्रिक कैंसर इज, ठीक है। कॉजेटिव ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर इज एच पाइलोराई, एसिडिक नेचर, लेस पेरिस्टालसिस, एक्टिवली डेली लिविंग। तो क्या पॉजिटिव है गैस्ट्रिक कैंसर का, तो इसका गैस्ट्रिक कैंसर का जो पॉजिटिव है वो कौन है, एच पाइलोराई। यानी कि एच पाइलोराई क्या है, ये बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ठीक है। पाइलोराई ये एक बैक्टीरिया है, ये क्या करता है स्टोमक के अंदर क्या करता है, अल्सर कर देता है और गैस्ट्रिक कैंसर करता है, ठीक है। क्या करता है ये, गैस्ट्रिक कैंसर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा अपना होगा एच पाइलोराई, ठीक है। नेक्स्ट, द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ सेलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज, ठीक है। ये एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एम्स में क्वेश्चन पूछा था, ये 2016 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर पूछा था ये क्वेश्चन। प्राइमरी एक्टिविटी सेलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज, यानी कि कुल मिला के पूछा जा रहा है कि पेनिसिलिन की
एक्टिविटी क्या है? मेटाबॉलिक एंटागोनिज्म, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। तो पेनिसिलिन का क्या वर्क है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। यानी कि जो पेनिसिलिन है उसका काम है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, यानी कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो थैंक यू दोस्तों। अब आप अपने नंबर को जोड़ लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट आए और कितने आपके रॉन्ग हुए।